जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले पहले वंश गुलाम वंश, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया है। और उसके बाद आराम शाह आते हैं और आराम शाह उतना योग्य शासक नहीं रहता है, तो उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। तो चलिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। आज इल्तुतमिश की बात करते हैं। चलिए, ये सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में जान लिए। चलिए इल्तुतमिश के बारे में यहाँ से। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो मेरा वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं क्या था। इल्तुतमिश ये आते हैं 1211 से लेकर 1236 के बीच में, ठीक है, 36 के बीच में शासन करते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ये इसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए, ये जब शासन में नहीं रहते हैं, यानी ये शासक जब नहीं बनते हैं, तो उससे पहले क्या करता है? ये यूपी के बदायूं क्षेत्र के सूबेदार नियुक्त हुआ रहता है, ठीक है, सूबेदार रहता है। और जब यह दिल्ली आता है तो क्या करता है? दिल्ली आता है और आराम शाह की हत्या करके और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। चलिए, उसके बाद जब यह दिल्ली का शासक तो बन गया, जब दिल्ली का शासक बना ना, तो इसके कॉम्पिटिटर के रूप में दो आदमी आए। कौन कौन? यानी कॉम्पिटिटर यानी इसका प्रतिद्वंदी के रूप में आया यल्दौज और कुबाचा, ठीक है। आप सभी ने यदि मेरे कुतुबुद्दीन ऐबक वाले जो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यल्दौज और कुबाचा कौन है। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये यल्दौज और कुबाचा क्या है? एक मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रहता है तब उनके साथ। तो चलिए, ये नया आदमी क्या होता है? जब ये नया आदमी टपकता है बीच में, तो यल्दौज और कुबाचा क्या होते हैं? थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि शासक तो हम बनने वाले हैं, हम लोग बनने वाले हैं, ये तीसरा कौन आ गया? चलिए फिलहाल बात करते हैं। तो ये यल्दौज और कुबाचा क्या करते हैं? इसके दिल्ली पर शासक होने से ये क्या होते हैं? नाराज रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हम लोग यल्दौज या कुबाचा यानी इसमें से कोई एक होता। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब यल्दौज और कुबाचा नाराज रहते हैं तो कोई बात नहीं, ये अपना तो इल्तुतमिश क्या रहता है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है और दामाद भी रहता है। तो जिसके वजह से क्या करता है? ये गद्दी पर फाइनली गद्दी पर बैठता है, अर्थात वहाँ का राजा नियुक्त होता है। चलिए, ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को ही वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने लड़ाइयाँ भी बहुत किया था, सिक्के भी चलाए थे, बहुत से बात आती है इसके सामने। देखते हैं 1215, ठीक है, में क्या करता है? यल्दौज को हराता है
यल्दौज को हराता है। 1217 में कुबाचा को हराता है। कुबाचा को क्या करता है? हराता है, यानी पराजित करता है। चलिए, उसके बाद से 1226 में रणथंबोर पर अधिकार करता है। रणथंबोर कहाँ है? तो रणथंबोर राजस्थान में है। चलिए, 1227 में मंदौर पर अधिकार करता है। ठीक है, क्या क्या हो गया? 1215 में यल्दौज को हराता है, 1217 में कुबाचा को हराता है, 1226 में रणथंबोर पर अधिकार करता है और 1227 में मंदौर पर अधिकार करता है। उसके बाद 1228 में कुबाचा पर क्या करता है? फिर अधिकार करता है, यानी कुबाचा से उच्च वाला जो क्षेत्र है अपने कब्जे में करता है। और ये कब्जा करने के बाद ये क्या करता है? ये कुबाचा कक्ष वाले जो क्षेत्र है उसको कुबाचा से ले लेता है और क्या करता है कि बिना शर्त रखे हुए, यानी कुबाचा के सामने बिना शर्त रखे हुए कहता है आत्मसमर्पण के लिए। और जिसका नतीजा ये होता है कि कुबाचा मजबूर होकर वह सिंधु नदी में क्या करता है? वो जाकर कूदकर जान दे देता है। कौन? कुबाचा। इस प्रकार कुबाचा की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है सिंधु नदी में कूद करके। चलिए, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद से 1215 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1229 में बगदाद के खलीफा से क्या करता है? खिलत की उपाधि धारण करता है। क्या है ये खिलत? मैंने बहुत अच्छे से बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक वाले वीडियो में। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक शासक होने का प्रमाण होता है जो कौन देता है? बगदाद के खलीफा देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद से 1229 में हो देख लिए। उसके बाद 1231 में, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 1231 में ये क्या करता है? ग्वालियर पर अधिकार करता है। ग्वालियर के वहाँ के जो शासक होते हैं मंगलदेव, उन पर कब्जा करके उनके किलों को चारों तरफ से घेर करके और क्या करता है? उसको पराजित कर लेता है और जिससे उस पर अधिकार कर लेता है। चलिए देखते हैं 1231 में ग्वालियर के किले को घेर कर वहाँ के शासक मंगलदेव को पराजित कर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये 1231 की बात है। उसके बाद 1233 में चंदेल को हराता है। ठीक है, चंदेल पर। और 1234 से लेकर 1235 में ये क्या करता है? ये चंदेल हो गया। उसके बाद ये क्या करता है? उज्जैन एवं भीलसा पर क्या करता है? अधिकार करता है। इतना तमाम सारे चीज़ आक्रमण करके ये क्या करता है? अधिकार करता है। अब बताइए, ये एक शासक हुआ कि नहीं? एक प्रबल शासक के रूप में क्या होता है? ये सामने आता है। यानी इतनी सारी लड़ाइयाँ करने के बाद
ये क्या होता है, एक योग्य शासक के रूप में इसको जाना जाता है और ये खुतबा भी पढ़वाता है यानी अपने साम्राज्य में है। ठीक है, यानी ये 1231 में ग्वालियर के किले को घेरकर वहाँ के शासक मंगल देव को पराजित करके अपने अधिकार में कर लेता है ये साम्राज्य। उसके बाद 1233 में चंदेल पर अधिकार करता है और 1234 से लेकर 1235 के बीच में उज्जैन एवं भिलसा पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बीच में एक और घटना होती है, क्या होती है, तो इसके बीच में एक घटना होती है कि चंगेज खान रहता है। ठीक है, चंगेज खान की पुत्री होती है। ठीक है, चंगेज खान की पुत्री होती है। उसकी पुत्री से प्रेम के यानी अफेयर में, यानी एक तरह से कहिए कि लव अफेयर में किससे रहता है, लव अफेयर किसके साथ रहता है, तो ये रहता है चंगेज खान के पुत्री किसके साथ रहती है, तो जियाउद्दीन माघबरनी। ठीक है, ये कहीं कहीं मुखबरनी दिया है, कहीं कहीं माघबरनी दिया है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये लव अफेयर में कौन रहता है, जियाउद्दीन माघबरनी, कौन, चंगेज खान के पुत्री के साथ। ठीक है, चंगेज खान, यहाँ पे हम मैप के द्वारा अच्छे से समझेंगे चंगेज खान कहाँ पे रहता है। तो देखिए ये है इंडिया, चलिए ऐसे समझिए, ये इंडिया है। चलिए इतना से हमको मतलब है, इधर चंगेज खान रहता है। ठीक है, ये चंगेज खान रहता है। आई बात समझ में? ये क्या करता है ना, इसकी पुत्री से कौन, जियाउद्दीन माघबरनी क्या होता है, वो प्रेम करता है। तो जब इसको चंगेज खान को पता लगता है तो चंगेज खान बहुत क्रूर शासक रहता है। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान के शासन में जितने भी सैनिक होते हैं उनमें सैनिक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही क्रूर किस्म के होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके जो भाला होते थे ना, तो जिसके भाला में बहुत सारे सिर वगैरह, यानी उसमें उसको काट कर उसको सिर उसमें भाला में पहनाते थे। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है, मतलब मुंडी की संख्या जितना ज़्यादा होती थी भाला में, वो उतना अच्छा सेना होता था। ये चंगेज खान की सेना होती थी, यानी बहुत ही क्रूर। ठीक है, तो ये क्या करता है, चंगेज खान की जो पुत्री होती है वो जियाउद्दीन माघबरनी उसको क्या करता है, अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, या ये कहिए कि दोनों अफेयर में रहते हैं। चलिए, तो होता क्या है कि जब इसको पता लगता है चंगेज खान को, तो जब चंगेज खान को पता लगता है तो क्या करता है, उसको पीछा करना शुरू कर देता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जियाउद्दीन माघबरनी जो होता है वो भागते भागते कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है यहाँ पे पंजाब, इस वाले क्षेत्र पे पहुँचता है। और यहाँ पे इल्तुतमिश तो पहले से है ही दिल्ली पे, यहाँ पे तो इल्तुतमिश तो है ही, और यहाँ पे भागता है कौन, जियाउद्दीन माघबरनी, ऐसे समझिए, जियाउद्दीन माघबरनी। ठीक है, जब ये पता चलता है चंगेज खान को कि ये भारत की तरफ गया है, तो ये सिंध तक आ जाता है, सिंध वाले एरिया तक आ जाता है। और सिंध वाले एरिया तक आकर और इल्तुतमिश को क्या करता है, अपने दूत के द्वारा एक संदेश पहुंचाता है कि आपके साम्राज्य में एक जियाउद्दीन माघबरनी नामक क्या हुआ है, व्यक्ति गया हुआ है, अतः आप उसकी कोई हेल्प नहीं कीजिएगा, कोई सहायता प्रदान नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अंततः ये क्या करता है, इल्तुतमिश यह संदेश देकर और देखता है कि चंगेज खान का है, तो चंगेज खान का तो ये मंगोल होता ही है, तो मंगोलों का आक्रमण बहुत ही भीषण होता था, ये बात इल्तुतमिश को पता होता था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश क्या करता है, जियाउद्दीन माघबरनी का कोई हेल्प नहीं करता है और वो क्या करता है, उसको लौटा देता है। ठीक है, उसके बाद चंगेज खान, इसकी क्या हालत हुई होगी आप लोग जानते ही हैं। यानी यदि कोई गार्जियन, यानी कोई बाप का जो बेटी होती है, यदि वो इस तरह का करती है और उसको जो उसका अफेयर जो होता है, जो लड़का होता है, तो लड़का तो पिटाता ही है, चाहे लड़की का गलती हो चाहे कोई कुछ भी हो, अफेयर में है तो लड़का ही पिटाता है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इल्तुतमिश क्या करता है, जियाउद्दीन माघबरनी को क्या करता है,
भेज देता है, यानी सौंप देता है कि नहीं बाबू आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज आप यदि यहाँ पे रहोगे तो ये मंगोल आक्रमण से हमारा भारत क्या होगा, तबाह हो जाएगा, हम भी तबाह हो जाएंगे, हमारा दिल्ली भी तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से इस जियाउद्दीन मांगबरनी को ये क्या करता है, वापस कर देता है, वापस भेज देता है और यहाँ पर एक तरह से भारत की रक्षा कहिए तो भारत की रक्षा के रूप में इल्तुतमिश बहुत अच्छा से करता है। चलिए उसके बाद से जियाउद्दीन मांगबरनी तो चला गया इधर, इल्तुतमिश बहुत अच्छे से भारत को बचा लेता है। चलिए तो उसके बाद से यानी भारत का एक रक्षा के रूप में इल्तुतमिश जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसने चांदी का सिक्का भी चलाया। सिक्का की बात करें तो चांदी का सिक्का भी चलाया और तांबा का भी चलाया, ठीक है, जिसको हम लोग तांबा को जीतल कहते हैं और चांदी को टांका कहते हैं, ठीक है। यानी सिक्का दो चलाया, चांदी का और तांबा का, जिसमें क्या होता है चांदी को टाका और तांबा को जीतल, ठीक है। चलिए उसके बाद से ये 1236 में, चलिए यहाँ पे बोमियान, कहीं कहीं बोमियान बामियान कहीं दिया है, याद रखिएगा ये बामियान जो अफ़गानिस्तान में है, तो बामियान पर आक्रमण करता है, ठीक है। यानी बामियान पर आक्रमण करने के लिए जाता है, बामियान पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, जाता है। तो बामियान आजकल कहाँ है, वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो यानी उस टाइम जाता है वहाँ पे, तो ये क्या करता है कि रास्ते में इसका तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, और यह तबीयत धीरे धीरे क्या होता है, बिगड़ता जाता है, और जिसके बाद अंततः वो क्या करता है, अंततः वो 1236 ईस्वी में क्या होता है, स्वर्ग सिधार जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, यानी अर्थात देहांत हो जाता है। आई बात समझ में। यानी इस तरह से देखा जाए तो इल्तुतमिश एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रबल शासक के रूप में सामने आता है। इसको ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक पहचान दे दिया था कि हाँ राजा को ऐसा करना चाहिए। लड़ाइयाँ बहुत ही लड़ी थी। उसके बाद 1229 में क्या किया था, बगदाद के खलीफा द्वारा क्या किया था, खिलत की उपाधि धारण की थी, खुतबा भी पढ़वाया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से सिक्का भी चलाया था। यानी एक राजा को जो जो करना चाहिए था, ये राजा यानी इल्तुतमिश के रूप में जो अपना शासन में किया वो काफ़ी क्या है, सराहनीय है। सराहनीय एक चीज़ हम कह सकते हैं क्या, कि ये तो लड़ाई लड़ा, यानी लड़ाई लड़ा तो इसका मतलब क्या है कि अपने वीरता को प्रदर्शित किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद इंडिया को मंगोलों के आक्रमण से बचाता है, जो जियाउद्दीन मांगबरनी को क्या करता है, सौंप देता है। तो ये इससे चंगेज़ खान भारत में नहीं आता है, और भारत में यदि आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाता। यानी मंगोलों के आक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। तो इस तरह से ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश को हम लोग क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक किसका, गुलाम वंश का मानते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन इस तरह का यदि मेंस वगैरह में पूछता है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को क्या क्यों मानते हैं, कारण सहित बताइए, तो आप इन सारी बातों को आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये रहा इल्तुतमिश के बारे में। तो आज इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।